हेलो स्टूडेंट। तो पिछली कुछ क्लासों में आपने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा है, कुछ चैप्टर्स को पढ़ा है। मैंने आपको ब्रिज कोर्स बताया था, कैसे कैसे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें ब्रिज कोर्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था एटॉमिक का, जिसको आपने पढ़ा है और बहुत अच्छे से, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। आज हम लोग एक दूसरे नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो केमिस्ट्री के काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ है। और उसको समझने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़े हैं। अच्छा, ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं कि हम लोगों ने जो चैप्टर्स आगे पढ़ने हैं उनके बारे में कुछ आइडियाज़, आपको बेसिक आइडियाज़ जो हैं वो प्रीवियस क्लासों में मिले हैं और कुछ बातें आप जानते भी हैं, बहुत प्रॉपरली जानते हैं, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उन चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे और बहुत इफ़ेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे सेगमेंट पे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। तो ये आपके पास जो चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, आपने प्रीवियस क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, ठीक है ना, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आपने, तो मैं कुछ हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल जो पार्ट है इसका, उस पर तो बहुत ज़्यादा आगे हम लोगों को काम नहीं करना है, बिकॉज वो आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं, काफ़ी कुछ जान के भी आए हैं, तो उसका कोई जेईई के सिलेबस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। बट हाँ, मोटे तौर पे हम लोग कुछ बात ज़रूर कर सकते हैं कि ये आखिर है क्या और ये कहाँ से कैसे चीज़ें आ गई। एक्चुअली क्या है, जब बिगनिंग हुई कुछ एलिमेंट्स के बारे में, जब आपको कुछ पता चला, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने उसके बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी बहुत सारी डिटेल के बारे में पढ़ा और उसको आप आसानी से उसको आप फाइल भी कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी सबको पता हो गई। उसका रीज़न क्या था कि कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट थे, तो हमें आसानी से उसके बारे में पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे से बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना काम किया, हम आगे बढ़ते रहे डेवलपमेंट के पाथ पे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने लगे। और जब बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ आ गए, तो हमारा एक कंसर्न ये होगा, हमारे लिए एक और समस्या क्या आ गई कि हम उसको कैसे एक साथ रीड कर पाएँ, उसको एक साथ कैसे पढ़ें, उसको एक साथ कैसे समझें। अच्छा, ये समस्या को मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूँ। जैसे हम सब, जब आप सब लोग एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना, तो जब आप एक दो स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत बेसिकली आप डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, डायरेक्टली बात हो गई। यानी आपने मेरी प्रॉपर्टी समझी, मैंने आपकी प्रॉपर्टी समझी और आपस में डिटेल पे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ना स्टार्ट होंगे, तो उस केस में क्या होगा, अब हम आपसे पर्सनल इंटरेक्शन करके बात नहीं चला सकते, है ना। अब हम सबको नहीं समझ सकते, ऐसे वन टू वन इंटरेक्शन होना डिफिकल्ट होगा। तो हमारा एक दूसरा तरीका क्या होता है, फिर हम एक स्पेसिफिक बैच बना देते हैं कि क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, टारगेट के हैं, जो भी है एक्सेट्रा। तो हमने क्या किया, हमने उनका एक क्लासिफिकेशन कर दिया, स्टूडेंट को क्लासिफिकेशन कर दिया। अच्छा, देखा जाए तो पढ़ना तो सबको वही चैप्टर है भाई, ऐसा नहीं है कि जेईई का सिलेबस कुछ बदल जाएगा। हम सबको चैप्टर वाइज सब कुछ वही पढ़ना है, लेकिन हमने फिर भी क्या किया, उन बैचेस का, स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। और क्लासिफिकेशन से क्या हुआ हमें फ़ायदा, हमें फ़ायदा ये हो गया कि हम ये जानने लगे कि 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, इनको इस तरीके से हमें पढ़ाना होगा, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। अगर मैं 12th क्लास को अलग करता हूँ, तो हमें ये पता चल गया कि ये 12th क्लास का स्टूडेंट है और इसका ये अपना क्लासिफिकेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें हेल्प ये मिली कि हम कम जानकर, कम चीज़ें पढ़कर बहुत सारी डिटेल पे हम आ सकते हैं, है ना। तो ये एक फ़ायदा हमारे पास आता है कि हम बहुत कम जानें और बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेट करें। तो यही यही साइंस का अपना मतलब है।
ठीक है ना। तो ये पीरियोडिक जो टेबल है उसका मेन मोटो यही था कि हम बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ लें और उससे बहुत सारी चीज़ें जानें। अच्छा, इसका फ़ायदा भी हमें इसी तरह से उठाना है। पूरी केमिस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारी जगह इस बात का फ़ायदा उठाना होगा कि जैसे आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं, पीरियड होते हैं। तो आपको जैसे पता है कि ग्रुप में अगर किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी है तो पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी मानी जाती है। तो ये हमारा फायदा हुआ क्या कि हमने कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जाना, कुछ एलिमेंट्स के बारे में जाना और इसको एक रिलेट कर दिया कि अगर इसके साथ ऐसी घटना है तो इस ग्रुप में प्रेजेंट सब के साथ एक जैसी घटना होगी। ठीक है, तो ये सब तो बातें मैंने बताई कि आखिर जरूरत क्यों पड़ गई। तो फिर इस तरह से जब बहुत बल्क में एलिमेंट हो गए तो उनकी पूरी जानकारी रखने के लिए आपने पीरियोडिक टेबल बना दिया। और पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग ग्रुप या पीरियड में रखा गया। ठीक है, तो जहां तक बात आती है ग्रुप और पीरियड की, तो वो सब आपको पता है। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने काफी कुछ सुना है। यहाँ मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ और यहाँ हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है। हम पीरियोडिक टेबल पे नहीं बात कर रहे, पीरियोडिक टेबल के अगले पोर्शन पे आ रहे हैं। अब क्या है अगला पोर्शन कि जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई उन पीरियोडिक टेबल पे जो एलिमेंट क्लासिफाइड किए गए उनका कोई ग्राउंड होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी भी बेसिस पे आप उनको किसी भी ग्रुप या किसी भी पीरियड में रख दें। तो हम उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे होंगे जैसा कि चैप्टर में ही मेंशन है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिनका लगातार उनकी जो प्रॉपर्टी वो पीरियड में आती है, एक सीक्वेंस में लगातार चीजें एक जैसी आने लगे। तो वही मतलब हुआ पीरियोडिक का टर्म का मतलब आपको पता है, बार बार रिपीट होना। और वो प्रॉपर्टीज का मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हमें बतानी है, ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर रिपीटर्स में आती है। बात समझ आ रही है? तो अब हम उन्हीं पे बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपका एक काम और है जो आपको अपने से करना है और वो आप मेरे ख्याल से बहुत बेहतर करेंगे। आपने जो 10th 9th में जो भी पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल पढ़ा है उसको एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है ना, ताकि वो कनेक्ट हो पाए। और एक सबसे बड़ा और काम आपको जो लगातार करते रहना चाहिए और वो है एनसीईआरटी का रीडिंग। ये आपका काम होना चाहिए एक हॉबी की तरह। देखिए, रीडिंग को आप इफेक्टिव बनाइए। कैसे इफेक्टिव बनेगा? चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसकी आदत नहीं होती, तो आप क्या करें कि कई बार आप बहुत ज़्यादा मत पढ़ें। होता क्या है कि आप पता चला पूरा पेज आप पढ़ लेते हो और बहुत जल्दी जल्दी सब पढ़ गए बट उसका एक भी लाइन नहीं मतलब समझ में आया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कोई वो अपना एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि काम चला दिया, काम चलाने वाला नहीं। आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ कई बार आप केवल एक पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है ना, और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको 5-10 मिनट उस पर सोचना है, उस पर स्टे करना है कि इस पैराग्राफ का अपना मीनिंग क्या है, इस लाइन का अपना मतलब क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा हमें। तो इस तरह की चीज़ें आप एनालाइज करते हुए पढ़िए। मेरा मतलब ये नहीं कि आप पहला पेज पूरा याद कर गए, ऐसा कुछ मत करिएगा। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। तो ये काम भी आप लगातार कर सकते हैं कि पीरियोडिक जो टेबल है उसमें आप आसानी से एक एक स्टेप या एक एक पैराग्राफ में एक एक लाइन को समझते हुए जानना है। ऐसे ही समझिए कि हाँ मैंने आज पढ़ा, हमारा कोई काम नहीं है। ऐसे ही एडिशनल, जैसे आप कई बार देखते हैं ना न्यूज़पेपर आप पढ़ लेते पूरा बट आपको याद क्या रहता है? हेडलाइन, मेन ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। तो आपको उसी तरह से कोई ना कोई जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो इस बात के लिए आप फोकस करो कि हम यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है या ब्रेकिंग पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, आपने अल्टीमेटली उससे पैराग्राफ से क्या सीखा। तो इस तरह से पढ़ाई भी आप चालू कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमें किस बात का करना है उस पर बात करते हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शॉर्ट फॉर्म में ये
ENC लिखा होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको अलर्ट कर दूं, आजकल शॉर्टकट का एक नया ट्रेंड आया है। शॉर्टकट बहुत ट्रेंड करते हैं और आप सब कई बार कुछ अलग ही, साइंस को शॉर्टकट में मत पढ़िएगा। आप ऐसे बहुत सारे नाम ले आते हैं तो मुझे ही कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आज कि शायद नई चीज़ आ गई, तो ऐसा मत करिएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने ENC लिख दिया तो आप ये हटा के सीधे ENC लगने लगते हो हर जगह। आजकल बुक में भी होने लगा है, बट ये सही चीज़ नहीं होती है। साइंस में हर एक चीज़ का मीनिंग आपको बताना होगा, ठीक है ना। आप सिंबल की बात जानते हो, V वोल्टेज भी होता है और V हम वेलोसिटी की भी बात कर सकते हैं, V वोल्टेज भी है। तो बहुत सारे V के अपने अपने मतलब हैं, वॉल्यूम भी है ना। तो आप कहीं पर ये V केवल लिख दें और उसके बाद अपने से मीनिंग निकालने लगे तो वो सही चीज़ नहीं है। तो जब भी आप उस तरह के सिंबल रिप्रेजेंट करें, मेंशन करें, तो उसके बारे में जरूर लिखें कि वो किसकी बात आप कर रहे हैं, है ना। तो ये लिखने पढ़ने का सही तरीका है। चलिए, तो फिलहाल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसका जरा मतलब समझाता हूँ आपको। आपने सबने एटम में ये पढ़ा है कि ये न्यूक्लियस है एटम का, और इस न्यूक्लियस के बाहर ये शेल है, इनमें इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है ऐसे, फिर इधर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ा है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और सबसे पहले इस न्यूक्लियस के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जेड लिखा होता है। तो जेड का मतलब आप समझते क्या होता है? जेड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको ये पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारी शेल होती हैं और उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं। ये सब आपने थ्योरी में पढ़ा है मोटे तौर पे। तो अगर आपने इतना पढ़ा तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो प्रोटॉन किसके थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं? जेड के थ्रू। तो आप इसीलिए बोल सकते हो कि जो जेड रिप्रेजेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियस के टोटल पॉजिटिव चार्ज को। क्लियर? ठीक है ना, इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। तो न्यूक्लियस का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो जेड है, वो रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ शेल बहुत सारे हैं। ये एक सेल है, सबसे नियरेस्ट है, पास में है ये, फिर इससे दूर ये है, और फिर सबसे ज़्यादा दूर ये वाला शेल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं nth सेल मान लेता, तो ये वाला शेल कौन सा होगा? n-1, बैक करते जाएंगे, और ये वाला शेल कौन सा होगा? n-2, ठीक। ये सब बातें आपको पता है, जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, पुराने चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है। एक चीज और, अब जब आप बात करते हो n, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो आप सेल बनाते हैं उसमें सबसे लास्ट वाले सेल को हम लोग नाम क्या देते हैं? वैलेंस शेल, ठीक है। और अंदर के जो शेल होते हैं उसको पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये वैलेंस शेल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप नाम देंगे वैलेंस शेल, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये कहानी आपको यहाँ पे समझ में आती। ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन है और लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं जरा पूरी बात को, आप एक जगह हम पॉइंट रखते हैं जिस पॉइंट के कारण हम ये सब पढ़ रहे हैं। अब हम 2 मिनट ये सोचें जरा कि इसकी ज़रूरत क्या है। पहले ये ENC का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, और उससे हम सीखना क्या चाहते हैं। तो दरअसल आपको ये बताया जाता है कि इस न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के अंदर ऐसे बहुत सारे शेल होंगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे K11 जो आपने पढ़ा है। और इस न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है कुछ, ठीक है, उसके बाद सेकंड में है, फिर थर्ड में है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है,
तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ भी अट्रैक्शन है और सबसे लास्ट वाले के साथ भी अट्रैक्शन होगा। ये क्लियर है सबको? लेकिन आपसे अगर मैं ये बात पूछता कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस सेल के इलेक्ट्रॉन का होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मीनिंग पता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस जितना, रेडियस जो आप बात कर रहे हैं, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप तो डिस्टेंस कम करना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है इस इलेक्ट्रॉन का जो इसके साथ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। फिर इसके बाद इसका अट्रैक्शन भी होगा, फिर इसके बाद इसका अट्रैक्शन होगा, ठीक। तो कुल मिला के न्यूक्लियस के पास जो सबसे पास होगा उसका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, और जो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूरी बनाता जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के उस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता जाएगा, लगातार कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब समस्या इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं। हमें क्या चीज़ समझनी है और क्या चीज़ पढ़नी है उसको पहले जाना जाए। तो होता क्या है कि अगर आप जितना भी केमिस्ट्री के अंदर, अब मैं बात उसकी कर रहा हूँ जहाँ जिसके कारण आप ये सब पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर अगर आप किसी भी केमिकल के बारे में कोई भी प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, रिएक्शन या बहुत सारी जो भी चीज़ें डिटेल आपको पता करनी है, तो हमें आखिर स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी, एटम के, ठीक है। और जब भी आप एटम की प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो उसकी स्टार्टिंग होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, आप पूरी केमिस्ट्री में इस पॉइंट को कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अपना वेटेज क्या है, ठीक है ना। तो किसी एटम के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, उन सब में सबसे अहम रोल किसका होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? इसीलिए आप वैलेंस ही पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। तो हमारा बहुत बड़ा फोकस किसको लेकर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर। क्लियर बात? तो अब मैं यहाँ भी क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ भी न्यूक्लियस का उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ही इन्वॉल्वमेंट देखना चाहते हैं। अंदर का क्या इन्वॉल्वमेंट है हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, हम न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसका रिलेशन है, उसको पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो रिलेशन है वो पूरे एटम की सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। समझ में आ रही बात? तो अब हम उसी पे बात करना स्टार्ट करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्यों वेटेज देते हैं इतनी। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही आप किसी भी एटम की सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वेटेज इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे अगर न्यूक्लियस है तो उसके पास में जो बैठे हैं, जो पास में इलेक्ट्रॉन है, उनका ऑब्वियसली अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जो जैसे से दूरी आप बढ़ा देंगे उनका अट्रैक्शन कम होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कहाँ से आती है, ये इफेक्टिव क्या है। अगर मैं बात करता बोहर्स मॉडल की, जब आप शुरुआत कर रहे थे तो ध्यान करिए, बोहर्स मॉडल में आपको बोला जाता था कि वो बोहर्स मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है। मतलब वहाँ क्या होता था, न्यूक्लियस होता था और एक इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट कर रहा होता, आप सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सेंट्रीपिटल के बराबर कर देते हो, पूरी कहानी आपके सामने आ जाती थी, ठीक है। बट ऐसा तो प्रैक्टिकल होगा नहीं, हमारे पास तो एटम होगा तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे न्यूक्लियस का इसके साथ अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ये सब नहीं होता तो जो इसके बीच का अट्रैक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता, जेड। उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जेड। आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स between nucleus and वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कब जेड होता है ऐसा, जब आपके पास इंटरनल कोई इलेक्ट्रॉन ना होता। लेकिन अब होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव ऐसे लिखेंगे। अब मैं इफेक्टिव बना रहा हूं उसको,
तो इफेक्टिव कैसे बनेगा उसको जरा समझिएगा। अब दरअसल जब इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन आप रीड कर लो, तो अब इन इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन भी लगेगा, इसका इसके साथ रिपल्शन, इसका इसके साथ रिपल्शन, हाँ इसके साथ अट्रैक्शन। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस बीच में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे गेस नहीं कर सकते ना, ऐसा रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या करेगा वो मैं समझा दूं आपको। ये इंटरनल जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके बीच के जो अट्रैक्शंस है उसको क्या करेगा, शील्ड करेगा। उसको क्या करता है, शील्ड करता है। शील्ड करने का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आप देखते हो कि कोई सेलिब्रिटी है और उसकी सिक्योरिटी को लेकर कई लेयर्स होती हैं। सेंटर पे है, उसके बाद पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर, सिक्योरिटी फोर्सेस का अलग अलग लेयर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि वो शील्ड कर दिए जाते हैं। वो दूर से आप देख सकते हो, ठीक है ना, दूर से अट्रैक्शन हो सकता है, बट बहुत सारी जो फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, उसको शील्ड कर देती हैं। बाहर जो देखने वाला है सबसे बाहर, अच्छा अगर किसी पॉलिटिशियन की बात आप करें तो आखिर उसका मतलब तो पब्लिक से ही है ना, वैलेंस सेल की तरह। अब बीच में शील्डिंग कौन क्रिएट कर रहा है, वो फोर्सेस, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है कि उसको शील्ड करके रखें। तो यहाँ भी वही शील्डिंग की बात हो रही है। यहाँ भी हम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का अट्रैक्शन देखना है। अब उसको बीच में कौन रोकेगा, जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे होंगे, इस बात का अपोज करते हैं कि हमारा अट्रैक्शन जब ज्यादा है तो बाहर वाले के साथ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। तो वो उसको शील्डिंग देते हैं। शील्ड का मतलब समझ गए, या इसी को एक और नया नाम दिया जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन करना, स्क्रीनिंग पेपर हो गया, है ना। तो पेपर में भी क्या होता है स्क्रीनिंग में, पहले इस लेयर से गुजरो तब जाके आप लास्ट में पहुंचेंगे। तो यहाँ भी वही चीज है। अगर आप इस न्यूक्लियस को इसके साथ रिलेट कर रहे हैं तो इसके लिए पहले ये सब क्या है, ये शील्डिंग देंगे। तो अगर हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव अपोजिशन फोर्स है, अपोजिशन फोर्स में मान सकता हूं, उसको हम लोग नाम देते हैं एक नए वैल्यू से सिग्मा। अच्छा, इस इफेक्ट को हम लोग नाम क्या दे पा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ये जो आपने अट्रैक्शन दिखाया है इसको हम नाम देंगे शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। या इसी को हम लोग और नाम क्या देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस पे हम लोग और बात कर सकते हैं, ठीक। मैं फिर पूरी बात को बहुत अच्छे से आपको समझा दूं। यहाँ जो सिग्मा है, तो जब आप उस सिग्मा को हटा देंगे, सिग्मा आप क्या बोल सकते हो, ये सिग्मा क्या वैल्यू है, सिग्मा दरअसल जो पेनल्टीमेट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट सेल था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को बाकी ये सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे, या आप बोल सकते हो कि वो शील्ड कर रहे होंगे, या आप एक तीसरा टर्म यूज कर सकते हो, स्क्रीन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो स्क्रीनिंग है, जो नेट अपोजिंग फोर्स है, नेट अपोजिशन वाला जो फोर्स है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। ये वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि प्रैक्टिकल एनालिसिस के थ्रू आती है। बट पहले आपको भी थ्योरेटिकल बातें समझनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को। मैंने शुरुआत कहाँ से की, और जब आप इस सिग्मा को हटा देंगे तो उसके बाद फाइनली आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया। मतलब ये जेड इफेक्टिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बात। अच्छा, अगर ये ऐसा हुआ तो आप बोल सकते हो कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना डिफिकल्ट होगा। एम आई राइट। तो ये बात मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, और बहुत स्टेप बाय सीखिए, बहुत जल्दी नहीं है, आपको बहुत थॉरोली समझना है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी केमिस्ट्री टिकी होती है। तो बहुत जल्दी से नहीं करना है हम लोगों को, जहां भी नहीं आता है उस पर लगातार वॉच करना है, लगातार बात करनी है, चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ पे मोटे तौर पे समझ रहे हैं। मैं एक बार पूरी बात फिर से समझाता हूँ कि कहाँ हम पहले चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो मैं फिर एक बार समझा दूं।
दरअसल हमें किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टी है, किसी भी एटम की प्रॉपर्टी, वो एटम की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सब किस बात पे डिपेंड करती? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी एटम के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ शेल्स होती हैं और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही सभी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं, इसलिए हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस तरह से होल्ड करता है, ठीक है ना। तो ये पूरी बातों जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपने सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से होल्ड कर रहा है, ये एटम की प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो किस तरह से होल्ड कर रहा है उसको जरा पूरा चीज देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बात बना दी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जेड का पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स का होता है। इसके पास सेल है, फर्स्ट सेल आ गया, फिर इसके बाद सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, ऐसे ये वैलेंस सेल है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और यहाँ भी है। अब आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसका होगा, उसके बाद अट्रैक्शन इसका होगा और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स इसका है, बट इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि इसी पे पूरी की पूरी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी, ठीक है ना। तो हम पढ़ उसी को रहे हैं। तो आपसे बोला जाता है कि जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है इसके बीच का, वही दरअसल बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने के लिए हमें केवल इतना काम करना पड़ रहा है कि जो जेड है, जेड क्या है? जेड न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। वो कब? जब इंटरनल में और कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, तो अंदर के अगर इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्शंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर उन सबको हटा दिया जाए, जो कि जिसको आप सिग्मा नाम दे रहे हैं, तो ओवरऑल नेट इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये जो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेनल्टीमेट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको किस तरह से अपोज करते हैं, इसी इफेक्ट को आप नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या आप इसको दूसरा नाम और दे सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। आप ये वर्ड भी बोल सकते हैं कि इंटरनल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच शील्डिंग क्रिएट करते हैं, यानी उसको अट्रैक्ट होने में वीक करते हैं, ठीक है। आप ये सब वर्ड बोल सकते हैं। तो ये बात मोटे तौर पे हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझ लिया। और मेरे ख्याल से अब पूरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो बेस होगा वो ENC, जिसको आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, इसी पे होगा। तो अब हम जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आपको बताना होगा, तभी हम आगे स्टेप वाइज बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी इस पे और बात कर रहा हूँ। अब मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि जो ये आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला, जो शील्डिंग समझा आपने या स्क्रीनिंग समझा, इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल भी हम लोग जाते हैं। चलिए, तो अब हम लोगों ने ये बात समझ ली है कि जेड इफेक्टिव का मतलब जेड माइनस सिग्मा है, और जेड के बारे में तो आपको सब पता है। बट सिग्मा की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक स्लेटर रूल है। स्लेटर रूल देखिए, अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरह का सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम इतनी मैथमेटिकल चीज़ें आपसे कोई जेई पूछता है। बट छोटे मोटे एग्जांपल्स मैं ज़रूर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि वो सिग्मा का मतलब वहाँ पे है क्या, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू का मीनिंग जरा समझिए क्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। तो यहाँ पे इसको कैसे रिलेट किया गया जरा उसको समझिए। ये न्यूक्लियस आया जेड,
यहाँ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इस तरह से आप लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको nth सेल मान लिया था, तो ये n-1th सेल, और ये n-2, ये n-3, इस तरह से आप शेल को बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ भी अट्रैक्शन है, यहाँ भी इसका अट्रैक्शन है, इसके साथ भी अट्रैक्शन है, और इसके साथ भी अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये सभी के साथ अट्रैक्शन है। अब मैं बात करूंगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा स्क्रीन करता है या कितना ज्यादा शील्ड करता है, किसको, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को, हम वो निकालने जा रहे हैं। तो हमारा इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ये बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में बात करना है। तो हमसे एक बात बताई गई कि nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए सिग्मा की वैल्यू डिफाइन की गई है सब। अच्छा, एक बात मैं और थोड़ा समझा दूं, फिर n-1th, फिर n-2 एंड n-3 ऑन, ठीक है, ऐसे लगातार आप पढ़ा सकते हैं। एक चीज जरा समझिएगा, इस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसका सबसे ज्यादा अपोज, सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो n-3 पे है। और सबसे कम शील्डिंग कौन करेगा, जो इसी सेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं कि अकेला होगा ये, इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे कम शील्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कौन होगा, ये वाला, लीस्ट शील्डिंग होगी। और सबसे ज्यादा वाला ये होगा। ये बात समझ आ रही? ऑब्वियस बात है कि जो न्यूक्लियस के पास सबसे पास में होगा उसका अपोज सबसे ज्यादा होगा। और जो वैलेंस सेल में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो तो कहेगा कि भाई हमारे ही सेल की बात है। वो अलग बात है कि हम किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका अपोज तो होगा इसके बीच, लेकिन सबसे कम होगा क्योंकि उसको सेल में ही रहना है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो nth सेल में जो सिग्मा की वैल्यू है 0.35 डिनोट की गई, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप सिग्मा लिखें तो हम 0.35 लिख सकते हैं। एक और मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपने एटॉमिक में पूरा डिटेल बात पढ़ी है, और एटॉमिक में ये जो सब बातें हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे KLMN यानी फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, केवल सब सेल जैसी कैटेगरी में हम लोग अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। सिग्मा की वैल्यू को निकालने के लिए क्लियर कर दूं कि हमें सब सेल की कैटेगरी पे बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी मान के चल रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल है। तो nth सेल पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन की जो स्क्रीनिंग वैल्यू होगी कितनी, 0.35। फिर n-2 के लिए जो बताया गया वो 0.86 मान लिया गया, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इनमें आपको कोई फाइट नहीं करनी है ना, ये सब बहुत प्रैक्टिकल की बात है। और यहाँ पे बाकी बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स सेल के अंदर होंगे उन सब में लगभग अप्रोक्सीमेट 1.00 यानी 1 की वैल्यू बता दी गई। तो ये एक डेटा दे दिया गया कि अगर आप किसी का स्क्रीनिंग निकालना चाहते ही हैं अगर सिग्मा की वैल्यू, तो आप कुछ इस तरह से अप्रोक्सीमेशन में निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दूं, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और ये बात देखो, ये कम है, उसके बाद ये ज्यादा और है, और सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसकी होगी, जो सबसे पास में होगा। तो मैंने इसीलिए बाद में जितने भी हैं सबको अप्रोक्सीमेट 1 मान लिया है, ठीक है। मैंने नहीं माना, स्लेटर रूल्स के हिसाब से जो बातें बोली गई उसके हिसाब से, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, मैंने आपको पढ़ाने से पहले बात समझाई, बट हमें ये आइडिया हो जाएगा इससे, कम से कम आप इन चीजों को पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इनको सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। तो हम कोई एक एलिमेंट का एक्सपेरिमेंट करते, जैसे मान लीजिए मैंने लिथियम को लिया, तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3। तो अगर Z की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन 2,1 होगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर 2,1 है तो न्यूक्लियस के बाहर ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा हो गया सेल, इसका nth वैलेंस हो गया। और फिर ये n-1, ठीक, यहां तक समझ आ रहा। तो अगर मैं इसके लिए सिग्मा की वैल्यू निकालता, फिर समझ लीजिए, तो हमें कैसे निकालना होता, सिग्मा कैलकुलेशन कैसे कर रहे होते। सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले
NH सेल में क्या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग है क्या? नहीं, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है वहां, और एक इलेक्ट्रॉन पे तो आपका एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हुआ? 0 फर्स्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 0.35 से। क्लियर? प्लस उसके बाद उसके अंदर वाले शेल पे आते हैं आप, सॉरी अंदर वाले शेल पे जैसे ही आप आएंगे तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा सेल है? N-1। तो N-1 के लिए मैंने क्या बताया था कि 0.86। अच्छा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2, और शील्डिंग कितने की होगी? 0.86। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो सिग्मा की वैल्यू अल्टीमेटली 2 इंटू 0.86 आ गई, और ये अप्रोक्सीमेट सिग्मा की वैल्यू आ गई। और अगर सिग्मा आ गया तो जेड इफेक्टिव भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? जेड माइनस सिग्मा, यानी जेड कितना हो गया? 3, और माइनस आप इस वैल्यू को कर देंगे तो ओवरऑल जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कई और एटम के एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करने का आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो मैं उस एग्जांपल्स को भी लिख रहा हूँ। तो अब हम लोग जैसे कुछ और एग्जांपल्स लिखते जाएंगे, जैसे बेरिलियम की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 है, और अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 2,2, ये क्या हो गया? NH सेल, और ये क्या हुआ? N-1H सेल। क्लियर? तो अगर मैं इसको बनाता तो आप ऐसे बना देते, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट किसी एक के साथ आपका एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, तो ये NH सेल हो गया, ये N-1 हो गया। तो अगर आपको सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट शेल के लिए कितना है? एक इलेक्ट्रॉन बचा है, कितना स्क्रीनिंग होगा? 0.35 प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग कितना होगा? 0.86। तो ये पूरा कैलकुलेट करके आप 0.35 प्लस 2 इंटू 0.86, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू हो गई सिग्मा की। और जब आप जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो जेड माइनस सिग्मा कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी एटम के अंदर जो सिग्मा की वैल्यू है उसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने का मेथड है। ये एग्जैक्टली नहीं है, बिकॉज आपने फिर एटॉमिक की थ्योरी जब पढ़ी है तो एसपीडीएफ पे भी आप गए हैं, तो उस पर भी वेरिएशन आता है, बट ये मोटे तौर पे आपको बात समझाई गई। इसी तरह से अगर हम बोरॉन की बात करें तो 5 है, यहाँ पे भी आप 2,3 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये NH सेल है, यहाँ N-1H सेल है। तो एक बात, सिग्मा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 3 में से 2 पे शील्डिंग होगा, 2 इंटू 0.35 प्लस और 2 इंटू 0.86, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, एक और एग्जांपल कार्बन का मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 6 है और ये 2,4 हो सकता है। दिस इज NH सेल N-1। तो सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 4 है तो 3 पे शील्डिंग होगा, 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.86। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया कि कैसे आप इन सबको निकाल पा रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाए। जैसे मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो 11 है, आप कन्फिग्रेशन जब करेंगे तो 2,8,1, तो दिस इज द NH सेल N-1 N-2। तो अब लास्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें तो शील्डिंग 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0.35 प्लस अब 8 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 0.86 होगा। ठीक है ना, और प्लस 2 इंटू 1, तो यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू ऐसे निकाल देंगे। ठीक, तो एक प्राइमरी लेवल पे आप सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक आइडिया आपके दिमाग में है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, बट हमें हमें जो मेजर पॉइंट है जिस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने आपका बहुत बड़ा एम नहीं होना चाहिए। आपका सबसे बड़ा एम है
कि सिग्मा को सही से समझ जाना और उसका इफेक्ट कैसे आप बाकी प्रॉपर्टीज में होगा, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि केवल सिग्मा की वैल्यू पे। ठीक है ना। एक और चीज़ जिसको लेकर हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो ये तो आपने कैलकुलेशन वाली बात जान ली, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग आपको पता चल गया, हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को ही क्यों देखा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट था। तो अब हम लोग एक बात, चूंकि हमने एटम के अंदर सेल के बाद सब शेल की भी बात की है ना, तो शेल और सब शेल दोनों के बाद फिर हम लोग ऑर्बिटल पे भी जाते हैं, ये सब आपको पता है। बट सब शेल के बारे में आपको पता है कि एसपीडीएफ सब शेल होता है। तो जो स्क्रीनिंग की आप बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं, उसको जब हम लोगों ने KLMN के बेसिस पे देखा, मतलब नंबर ऑफ शेल के बेसिस पे केवल देखा, तो आपको ये पता है कि जो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होगा उसकी शील्डिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और जो सबसे बाहर है उसकी शील्डिंग सबसे कम होगी। लेकिन अगर हम उसको ग्रुप के पैटर्न पे ना देख के सब ग्रुप पे बात करते, जिसमें आप SPDF की बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि SPDF जो है वो, इनको आप SPDF सबशेल भी बोलते हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको आप S इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, या P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको आप P इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, D इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, एंड F इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो आपसे एक बात बोली जाती है कि इन चारों में से स्क्रीनिंग का जो ऑर्डर है वो S में सबसे ज़्यादा होता है, फिर P में, फिर D में और F में। ये स्क्रीनिंग का ऑर्डर है, मतलब सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग जो होगी वो S इलेक्ट्रॉन्स की होगी और उसके बाद F की होगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। एटम के अंदर आपने पूरी डिटेल पढ़ी है, जैसे एटम के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, शेल, ठीक है ना, और शेल के अंदर ही सबशेल होता है। लेकिन क्या हर एक सबशेल होगा, तो नहीं, वो आपने पढ़ा है कि अगर फर्स्ट सेल की आप बात करते हो तो वहां केवल एक सबसेल होगा, और वो कौन सा होगा, S। ठीक है। फिर अगर आप सेकंड सेल की बात करते हैं तो वहां पर दो सबसेल होंगे, कौन कौन से, S एंड P। क्लियर है। और जब आप थर्ड सेल की बात करते हैं तो S, P एंड D तीन सबसेल होंगे, और जब आप फोर्थ पे आते हैं देन S, P, D एंड F चारों सबसेल वहां पे होंगे, और उसके आगे भी सबसेल होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप समझिए, जब हम ये बात बोलते हैं कि S इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग F के इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक ही सेल के अंदर जो सबसेल प्रेजेंट होंगे उनकी कंपैरिजन होगी। मेरी बात फिर ध्यान समझिएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप S इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल के देख रहे हैं और उसको आप कंपेयर कर दें फोर्थ सेल के S इलेक्ट्रॉन से, ऐसा नहीं होता। हम किसी एक सेल के अंदर जो सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ही आपस में कंपेयर करते हैं। देखिए होता क्या है, जितनी चीज आसानी से लिखी रहती है तो हम लोग उसको केवल देख लेते हैं और देख के बस उसको दिमाग में फिट कर लेते हैं, बट वो कई जगह गड़बड़ हो जाती है। तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें उसके टर्म कंडीशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है। थोड़ा टाइम दीजिए तो अपने आप वो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या है कि अगर आप किसी एक सेल के अंदर, ये सभी सबशेल हैं, SPDF सब है, और उनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग किसकी होगी, S की, फिर P की, फिर D की और फिर F की। क्लियर बात। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन दूसरा है, ये तो ऑर्डर आपको बहुत जनरली पता चल जाता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि हम ये बात कैसे बोल रहे हैं कि S का स्क्रीनिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P, D एंड F, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हो रहे थे, शील्डिंग का ऑर्डर आपको बहुत आसानी से पता चल गया था, है ना। NH सेल, N-2 जैसे जैसे पास में आ रहे थे शील्डिंग ज्यादा थी, दूर जा रहे थे शील्डिंग कम थी। बट SPDF में आप कैसे समझा देंगे, S में कैसे शील्डिंग होगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए SPDF का एक्चुअल मतलब क्या होता है,
न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बेसिस पर ही आप एसपीडीएफ बनाते हैं, ठीक है ना। और आपने ये पता किया है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर होगा तो वो एस इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए एस इलेक्ट्रॉन आए। लेकिन अगर आप बात करें न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन अगर डम्बल शेप में, ऐसे डम्बल शेप में हो गया, तो ये क्या होगा, पी होगा। समझ में आ रही बात। और डबल डम्बल हुआ डी और एफ में तो बहुत इधर उधर अनडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं केवल इन दोनों को समझूं तो न्यूक्लियस की इससे डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, आपको समझ में आ रही है, दोनों में से डिस्टेंस किसकी ज्यादा। ये मेरे बना देने से मत मान लीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं मैंने छोटा बना दिया वो बड़ा बना दिया, अब हो सकता है मैं इसको छोटा कर दूं इसका बड़ा कर दूं, तो आप उस तरह से मत बदल दीजिएगा। इसीलिए मैंने ये पहले ही बात समझा दी आपको कि शेल दोनों का क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये एक ही शेल के अंदर जो ये दो सब शेल हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब इसकी डिस्टेंस ऑब्वियस बात है क्या होगी, कम, और इसकी डिस्टेंस ऑब्वियस बात क्या होगी, ज्यादा। तो जिसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगी उसकी स्क्रीनिंग क्या होगी, कम। अभी हम लोगों ने वही सब पढ़ा है, तो बस केवल फॉर्म बदला है, चीजें बदली है। तो इसलिए हम ये बात बोलते हैं कि एस का स्क्रीनिंग, जो एस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्क्रीनिंग क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन्स या डी इलेक्ट्रॉन या एफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही। तो ये पूरे मोटे तौर पे जो मतलब है शील्डिंग का वो आपने समझ लिया है, इस ऑर्डर को भी हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो मैं बात मैंने की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट पे बात करनी है, सोचना है, इसके एम को समझ लेना है, ठीक है। तो जब हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तभी हम अगले जितनी भी प्रॉपर्टीज आज पढ़ेंगे आप आगे चल के, उन सब पे बहुत इफेक्टिव आप बातें समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उस पर बात करेंगे, और वो है पीरियोडिक, जो एटॉमिक रेडियस की अब बात करते हैं, सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होगी। और एटॉमिक रेडियस को बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो बहुत थ्योरेटिकल बातें हैं जो बहुत अच्छे से आपको समझनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक रेडियस के बारे में बहुत डिटेल से बात करूंगा, कितने टाइप की रेडियस होती हैं और उनकी ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली हेडिंग पे बात कर रहे होंगे और वो होगी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को पढ़ें और इसको पहले समझें, और मैं होप करता हूं कि आप जब नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जब हम इंटर कर रहे होंगे और पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को लेकर, एटॉमिक रेडियस को लेकर, तब तक आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।